Hello guys, this is Riya Deshwal. You're back on my channel Crux of English, and today we're going to talk about something which is been asked to me multiple times, and it's been asked to me really frequently nowadays. So I thought I'll make a video on it, and this is going to be very informational. This is going to be very helpful to the people जिनको assistant professor बनना है. So here it goes. I am going to give you the entire details of how to become an assistant professor. This is based on my personal information, my personal experience in the industry. मैं इस इंडस्ट्री में मुझे काम करते हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी how to actually get through it. So the first thing that we are going to talk about is what is the eligibility of becoming an assistant professor. So when we talk about eligibility, let me first explain to you what eligibility is. Eligibility is something that you require in order to become an assistant professor. ये आपके लिए एक तरह से ऐसा कहा जाए कि मुझे फॉर एग्जाम्पल कि हमको होता है कि हमको पूजा करने के लिए नहाना चाहिए, तो हमको पूजा करने के लिए नहाना चाहिए, तो नहाना इज़ एन एलिजिबिलिटी कि हमारे पास पहले ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके बाद हम ये काम कर सकते हैं. तो उस काम को करने के लिए, उस प्रॉपर काम को करने के लिए व्हाट इज़ इट कि हमको ये काम पहले करना पड़ेगा. सो एलिजिबिलिटी इज दैट. एलिजिबिलिटी इज समथिंग दैट मेक्स यू रेडी टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. सो जो आपकी एलिजिबिलिटी है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वो है आपके पास दो चीज़ें. आप दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं, एंड यू कैन चूज विच एवर ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज क्लियर यूजीसी नेट और CSIR नेट. सो बेसिकली इस अम्ब्रेला के अंडर दो चीज़ें होती है. एक यूजीसी के थ्रू नेट होता है और एक CSIR के थ्रू नेट होता है. यूजीसी और CSIR दोनों डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बट पेपर एक ही होता है नेट का. वो जस्ट डिपेंड करता है कुछ सब्जेक्ट से जो यूजीसी के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं और कुछ सब्जेक्ट से जो CSIR के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं. सो उस पर डिपेंड करके आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट का नेट एक्चुअली कौन सा इंस्टीट्यूशन करवाता है. तो आपका जो भी जिस भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपका नेट होता है, आपको नेट देना पड़ेगा, और आपका इफ नेट क्लियर होता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. नाउ नेट के अम्ब्रेला के अंडर देर इज अनदर थिंग दैट यू कैन डू विच इज सेट. सेट इज सो नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड सेट स्टैंड्स फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. सो जो नेट होता है उससे जब आप नेट का पेपर देते हो तो आप इंटायरली पूरे नेशन में, इंडिया में टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबल हो जाते हो. आप किसी भी स्टेट का फॉर्म भर सकते हो टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. लेकिन जब आप सेट देते हो तो आप एक पर्टिकुलर स्टेट का पेपर देते हो और आप एक पर्टिकुलर स्टेट में ही एलिजिबल होते हो टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. जैसे फॉर एग्जांपल आपने झारखंड का सेट दिया, तो आप सिर्फ झारखंड में ही एलिजिबल होगे टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. नाउ यहाँ पे एक और ड्रॉबैक है सेट का, विच इज़ कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे नेट अभी भी अरेंज नहीं कराया जाता है. तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा कि आप सीधा यूजीसी नेट के लिए जाओ, एंड इफ़ यू क्लियर यूजीसी नेट व्हाट हैपेंस इज दैट यू आर एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू आउट द नेशन. आपको सिर्फ एक ही पेपर देना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको हर स्टेट में ट्राई करना है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको हर स्टेट का पेपर देना पड़ेगा सेट इन ऑर्डर टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. So what you can do, which is a better option, is go for UGC net. Now the second option that you have to become eligible, in order to become eligible for becoming an assistant professor, is that you can do your PhD. PhD is your doctoral degree that you need in order to become an assistant professor. If you already have your PhD degree, you don't need UGC net. आप PhD degree भी कर सकते हैं rather than just going for your UGC net. तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए in order to become an assistant professor. ये एक एलिजिबिलिटी हो गई, इससे आप तैयार हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए. Either you can go for UGC net or you can have a PhD degree. Okay. So that is the eligibility. Now let's talk about the age limit. So there is no age limit that is required to become an assistant professor. You can become an assistant professor at any point of your life. You can let's say you're 40 and you decide that I want to become an assistant professor. You can definitely go for it. उस चीज़ के लिए कोई age limit नहीं होती. Even UGC net के लिए भी कोई age limit नहीं होती. तो अगर आप 40 की एज में भी डिसाइड करते हो कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, so you can go for it. आप 40 की एज में भी UGC नेट दे सकते हो. आप नेट क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर भी किसी भी एज में दे सकते हो. सो देयर इज़ नो एज लिमिट, विच इज़ अ ह्यूज डील आई थिंक, बिकॉज इंडिया में हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एज लिमिट होती है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती.
देन द थर्ड थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस. सो प्रोसेस क्या होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का. नाउ पहला तो सबसे पहला स्टेप तो यू हैव टू बी एलिजिबल. नाउ यू आर एलिजिबल, लेट्स से यू हैव क्लियर्ड योर यूजीसी नेट, नाउ यू आर एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. बट अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आप अब बैठ के सोच रहे हो कि मेरा यूजीसी नेट तो क्लियर हो गया, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. सो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के 3 तरीके हैं. 3 तरीके एज इन 3 जगहों पे जहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो. द फर्स्ट इज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस. सेकेंड इज इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड थर्ड इज इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़. तो हर चीज़ का अपना अलग प्रोसेस होता है, तीनों का अलग प्रोसेस है और मैं आपको तीनों के प्रोसेस समझाऊंगी कि कैसे कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर कौन सी जगह पे बन सकते हो. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस. सो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो पीएससीज के थ्रू होते हैं. पीएससीज आर पब्लिक सर्विस कमीशन. तो हर जैसे यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे ही स्टेट पीएससीज भी होते हैं. हर स्टेट का अपना पीएससी होता है. तो यूपी का जो पीएससी है दैट इज कॉल्ड यूपी पीएससी. ऐसे ही उत्तराखंड का पीएससी इज कॉल्ड यूके पीएससी. ऐसे ही हर स्टेट का अपना पीएससी होता है और हर स्टेट अपना पीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो. ऐसे अभी रिसेंटली हरियाणा के फॉर्म्स निकले हुए हैं अभी HPSC के, और आप फॉर्म भर सकते हो और अगर आप एलिजिबल हो यू कैन फिल अप द फॉर्म एंड यू कैन गो फॉर इट. सो व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक HPSC. हर स्टेट का अपना एग्जाम होता है. हर स्टेट जब फॉर्म निकालती है उस फॉर्म में सी वन थिंग दैट यू नीड टू नो एंड यू नीड टू रिमेंबर इज, जब आप PSC के थ्रू एग्जाम देते हो तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो आपके पास होता है वो नंबर ऑफ पोस्ट होता है. नंबर ऑफ पोस्ट आर ह्यूज व्हेन इट कम्स टू PSCs कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़. इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको 1 या 2 पोस्ट देखने को मिलेंगी एक साथ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू PSCs देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट दैट आर अलॉटेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल if we take HPSC, अभी इंग्लिश में there were over 300 posts that were advertised through PSCs. So what you can do is you can go for PSCs. Now आपने HPSC का, let's say हम example लेते हैं HPSC का because it's relevant right now because the forms are out. तो हमने example लिया HPSC का. तो HPSC में अब क्या होगा, आपने फॉर्म भर दिया, मैंने फॉर्म भर दिया, उसके बाद what happens is कि उसका आपको एग्जाम पैटर्न देखना पड़ेगा because एग्जाम पैटर्न is different for every state. For example if we take HPSC का there are 3 stages that you need to clear. The first is an objective paper of only your subject. Okay, subject specific objective paper. उसके बाद सेकेंड स्टेज में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ेगा ऑफ योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड देन थर्ड आपका इंटरव्यू होगा. तो ये 3 स्टेजेस होंगी HPSC के एग्जाम में जो आपको क्लियर करनी पड़ेंगी और लास्ट में एक मेरिट बनती है, उसके थ्रू आपका जितनी पोस्ट हैं उतने लोगों का अलॉटमेंट हो जाता है और उतने लोगों का रिक्रूटमेंट हो जाता है. Now what happens is it's different for different states. Let's talk about UPPSC. When you give exam of UPPSC, there is only one exam that is conducted. There are only 2 stages वहाँ पे. जो first exam होगा उसमें there is a portion that is allotted, a number of questions that are allotted for only general knowledge and there are a number of questions that are allotted for your subject specific knowledge. So what happens is there's a ratio. आपको दोनों क्लियर करने पड़ेंगे और आपका सिर्फ उस पेपर में पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जी के होंगे और पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होंगे और उसका और इंटरव्यू का मिला के आपका फाइनल मेरिट तैयार हो जाएगी. व्हेन वी टॉक अबाउट आरपीएससी का भी रिसेंटली एग्जाम हुआ था. तो आरपीएससी में व्हाट हैपेंड वाज द फर्स्ट पेपर वाज जनरल नॉलेज. नाउ जनरल नॉलेज इज नॉट जस्ट राजस्थान स्पेसिफिक, इट हैड नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एवरीथिंग. उसका जीके का जो पेपर हुआ था वो जनवरी में कंडक्ट हुआ था और उसके बाद जो उसका दूसरा पेपर हुआ था वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था विच इज कंडक्टेड इन मई. उसके बाद उसका रिजल्ट आया एंड रिजल्ट आने के बाद उसका इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू होने के बाद उसकी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी जिसमें सारी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी. ऑलराइट, सो ऐसे डिफरेंट PSCs का डिफरेंट सिस्टम होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड विच इज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो जॉब्स हैं दोज आर लाइक एनी अदर
प्राइवेट जॉब्स, ओके। तो आपको यू हैव टू गो इन फॉर एन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, तो आप यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की एग्जाम्पल एमिटी, गिलगॉटिस, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, SRM। आपको अगर वहाँ पे जॉब चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वहाँ पे उनकी वेबसाइट्स पे जॉब्स का एडवर्टाइजमेंट होता है, if the job is advertised, you can go for there, you can fill up the form and then you can go in for the interview. If you're selected, then you are appointed as an assistant professor in the particular university. Now let's talk about the government university. So this is a more complicated process and you need to listen very carefully, because comparatively out of the three, this is the most preferred job by anyone, because campuses में job करना is better than any degree colleges. So for example, let's take, जैसे हम किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जैसे let's say any university, let's say DU. When we are talking about Delhi यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस कंसिडर्ड होते हैं. सो लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना भी कैंपस है. इफ़ यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन दी कैंपस ऑफ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो वो जो अलॉटमेंट होता है, वो जो रिक्रूटमेंट होता है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अपने आप कराए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने I've actually applied to this Gurugram University. There is this university called Gurugram University, which a lot of people don't know, but it is a state university. It is a state government university, and there were an advertisement that was out there for the post of assistant professor in English. वहाँ पे एक ही पोस्ट आती है, यूजुअली एक ही पोस्ट आती है, और वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की होती है, और उसी कैटेगरी के लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं. If there is a post for OBC, then only OBC candidates can apply. So what happens after that is, now let's say if you're talking about Gurugram University, now I have to go for an exam. उनका एग्जाम कंडक्ट होगा. उस एग्जाम में there is a requirement that you have to have 50% marks that you need to get in order to be selected for the next step. So the next step that would be there would be the interview. मैंने एग्जाम दिया, मेरे 50% मार्क्स आ गए, मैं इंटरव्यू के लिए गई. I would go in for the interview. इंटरव्यू में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में यूजुअली there is PPT that is arranged that you need to show and you need to present, and then there is a personal interview. You need to go for the personal interview as well. Now लेट्स से कि मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और मेरे इंटरव्यू के मार्क्स अलॉट हो चुके हैं, मेरे एग्जाम के मार्क्स अलॉट हो चुके हैं. अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड हाउ इज़ योर अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, API. API के बारे में मेरे ख्याल से जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन सबको पता होना चाहिए API क्या होता है. सो API इज द फुल फॉर्म ऑफ API इज अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. आप ऐसा समझ लो कि अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आपकी सारी जिंदगी की पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड है. इन वेरी सिंपल टर्म्स, आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है और उस रिपोर्ट कार्ड में ओवर 100 आपको मार्क्स दिए जाते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले. सो वहाँ पे क्या होता है API में, व्हाट हैपेंस इज आपकी हर चीज़ के मार्क्स लिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद ग्रेजुएशन. वहाँ पे ग्रेजुएशन से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टू PhD. सो लेट्स से ग्रेजुएशन में आपके डिपेंड करते हैं कि आपकी परसेंटेज कितनी है. आपकी परसेंटेज पे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गेट 80% और मोर, यू हैव 18 मार्क्स. इफ़ यू हैव 70 to 80%, देन यू हैव 16 मार्क्स. ऐसे जैसे जैसे परसेंटेज कम होती जाती है, सब्सिक्वेंटली आपके उधर मार्क्स भी कम होते चले जाते हैं. ऐसे आपके ग्रेजुएशन के होते हैं. देन आपका नेक्स्ट होता है पीजी के भी मार्क्स अलॉटेड होते हैं. सिमिलरली उसमें भी ऐसे ही होता है कि आपके 80% और मोर है तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, आपके 70% और मोर है तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे. उसके बाद थर्ड जो होता है वो MPhil होता है. इवन दो MPhil इज डिसकंटिन्यूड बाय द गवर्नमेंट ना, बट स्टिल अभी भी MPhil के मार्क्स भी कंसिडर होते हैं. MPhil के एक पर्टिकुलर मार्क्स अलॉटेड होते हैं 5 और 7, जिसमें आपको अगर आपके पास MPhil की डिग्री है तो आपको 5 या 7 मार्क्स उठा के आपको दे दिए जाएंगे. उसके बाद आती है आपकी PhD. ना PhD में भी डिपेंड करता है. आपका PhD इज समथिंग जो आपके, मुझे लगता है एक तरह से आपने, बिकॉज इतना प्रोसेस होता है PhD करने का, इतना लंबा प्रोसेस होता है, आपने इतना एफर्ट डाला होता है. PhD के मार्क्स एक पर्टिकुलर अलॉटेड होते हैं जैसे MPhil के होते हैं. PhD में भी ऐसे ही होता है. हर यूनिवर्सिटी पे अपना डिपेंड करता है. किसी यूनिवर्सिटी में 20, किसी में 25, किसी में 30 ऐसे मार्क्स अलॉटेड होते हैं कि आपकी अगर आपके पास PhD डिग्री है तो आपको 30 मार्क्स आपके अलॉट हो गए.
उसके बाद होता है नेट और JRF। सो अगर आपके पास नेट विद JRF है तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपके पास नेट है तो आपको 8 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपके पास सेट है तो आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मार्क्स कंसिडर होते हैं वो होते हैं पोस्ट डॉक या टीचिंग एक्सपीरियंस के। सो पोस्ट डॉक इज समथिंग विच इज व्हेन यू डू रिसर्च आफ्टर योर PhD, इट्स कॉल्ड पोस्ट डॉक रिसर्च। तो अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस है या आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, ईयरली काउंट होगा। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। तो हर उसके अलॉटेड होते हैं कि इतने सब्सिक्वेंट मार्क्स इस चीज़ के हैं। उसके बाद आपका डिपेंड करता है अपने रिसर्च पेपर्स देखें, अगर आपके पास आपकी बुक्स पब्लिश्ड हैं तो उसके मार्क्स होते हैं, अगर आपके रिसर्च पेपर्स हैं तो उसके मार्क्स होते हैं। ऐसे ही पर्टिकुलरली वो रिसर्च के मार्क्स होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट होते हैं अवार्ड्स के मार्क्स। अगर आपने कहीं पे आपको किसी भी तरह का नेशनल या स्टेट अवार्ड मिला है तो आपको उस चीज़ के भी मार्क्स मिलेंगे। तो ये ऐसे आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है और ये पूरे जो मार्क्स हैं इट कम्स डाउन टू 100 और वो 100 में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। उसके बेसिस पे, उसके और इंटरव्यू के बेसिस पे उन दोनों का मिला के एक मेरिट लगती है जिसके थ्रू आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट होता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है हर जगह असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। मैंने आपको तीनों का बता दिया, तीनों का क्या प्रोसेस होता है। एंड प्लीज़ डोंट लेट दिस इंटिमिडेट यू, डोंट लेट एनीवन इंटिमिडेट यू। आप ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लोगों ने बहुत मुश्किल बना रखा है। लोग ऐसा आपको डरा देते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट, इट्स वेरी इजी। यू जस्ट नीड टू बी वेरी फोकस्ड एंड यू जस्ट नीड टू नॉट गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट। इट्स वेरी easy to become an assistant professor, believe me. And one thing that I would give you as an advice, just find someone who can mentor you. Someone in your university, someone, I don't care whoever, आपको अगर किसी कोचिंग सेंटर से हेल्प मिल रही है या आपको किसी टीचर की हेल्प मिल रही है, आपका कोई प्रोफेसर रहा है जिसने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक मेंटर ढूंढो और उसकी बात मानो जितनी मान सकते हैं। आई हैव डन द सेम थिंग एंड पर्सनली इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। ओके, सो दैट इज़ माई ओनली request to you and that is my only advice to you. Now I have something very important to tell you, something that I have been working on lately. I am starting my online coaching classes now in the evening, and I would they are starting from, I'm starting 2 batches, one for paper 1 and one for paper 2. paper 1 का जो आपका वो होगा कोचिंग क्लासेस, दैट वुड लास्ट अप टू 4 months। 4 months में आपका सारा कोर्स कवर कर दिया जाएगा। और आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो फर्दर, वो आप मेरे को, मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो फॉरवर्ड, आप मेरे से वहाँ पे बात कर सकते हैं। सो द पेपर 1 आई वुड कंप्लीट द इंटायर कोर्स ऑफ पेपर 1 इन 4 months एंड पेपर 2 जो कोचिंग क्लासेस होंगी उसका दूसरा बैच होगा, वो होगा सिर्फ इंग्लिश, स्पेसिफिक इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में नेट देना है और आपको उस चीज़ की क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या पेपर 1 के लिए भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं क्लासेस के लिए। एंड फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आई लेट यू नो ऑल द डिटेल्स दैट यू नीड। सो दिस इज स्टार्टिंग, द क्लासेस वुड बी स्टार्टिंग, द नेक्स्ट बैच वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 16th of September. So please contact me before that, or even if after that you're watching this and you want to contact me, you can. I'll let you know how it's going to work. So please do, if you need any kind of help and you are planning to join any coaching classes, I would suggest come to me and I will mentor you personally. मैं आपको 3 डेमो क्लासेस भी फ्री दूंगी, फर्स्ट 3 डेमो क्लासेस, उसके बाद आपको बेसिकली आपकी नॉर्मल कोचिंग क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।